क्लास 12 अकाउंटेंसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशंस प्रस्तुत किए जा रहे हैं edxit.com द्वारा। इस वीडियो में हम प्रदान करने जा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम 3 सॉल्यूशन। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट इस तरह है। हर्षद एंड धीमन आर इन पार्टनरशिप सिंस April 1st 2000 हर्षद और धीमन April 1st 2000 से पार्टनरशिप में हैं। नो पार्टनरशिप अग्रीमेंट वॉज मेड। उन्होंने पार्टनरशिप अग्रीमेंट नहीं किया है। दे कंट्रीब्यूटेड 4 लाख रुपीज़ एंड 1 लाख रुपीज़ रेस्पेक्टिवली एज कैपिटल। इन पार्टनरों से कंट्रीब्यूट या योगदान किए गए कैपिटल्स है 4 लाख रुपीज़ और 1 लाख रुपीज़। इन एडिशन, Harshad advanced an amount of 1 lakh rupees to the firm on October 1st 2000 इसके अलावा अक्टूबर 1st 2000 के दिन हर्षद ने बिजनेस को 1 लाख रुपए एडवांस अमाउंट के रूप में दिया है। ड्यू टू लॉन्ग इलनेस, हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम August 1st टू September 31st 2000 अगस्त 1st से लेकर September 30th 2000 तक हर्षद ने लंबी बीमारी की वजह से बिजनेस के एक्टिविटीज में भाग नहीं ले सका। द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड March 31st 2000 अमाउंटेड टू 1,80,000 रुपीज़। March 31st 2000 को अंत होने वाले साल में बिजनेस का प्रॉफिट 1,80,000 रुपीज़ था। डिस्प्यूट हैज अराइजन बिटवीन हर्षद एंड धीमन। हर्षद और धीमन के बीच में कुछ बातों को लेकर डिस्प्यूट यानी कि विवाद हो गया है। हर्षद क्लेम्स। हर्षद का दावा कुछ इस प्रकार है। 1. He should be given interest at 10% per annum on capital and loan. उसको कैपिटल और लोन पर 10% प्रतिवर्ष के हिसाब से इंटरेस्ट या ब्याज मिलना चाहिए। 2. Profit should be distributed in proportion of capital. प्रॉफिट या लाभ को कैपिटल या पूंजी के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट या वितरित किया जाना चाहिए। धीमन क्लेम्स। धीमन का दावा कुछ इस प्रकार है। 1. Profit should be distributed equally. प्रॉफिट्स या लाभ को समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए। 2. He should be allowed 2,000 rupees as remuneration for the period he managed the business in the absence of Harshad. क्योंकि धीमन ने हर्षद के एब्सेंस में बिजनेस को संभाला है, इसलिए उसको हर महीना 2,000 रुपीज़ रेम्यूनरेशन के रूप में मिलना चाहिए। 3. Interest on capital and loan should be allowed at 6% per annum. कैपिटल और लोन पर इंटरेस्ट 6% पर एनम के हिसाब से मिलना है। या रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन हर्षद एंड धीमन। हमें हर्षद और धीमन के बीच डिस्प्यूट या विवाद को सुलझाना है। ऑल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और साथ ही साथ में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को भी प्रिपेयर करना है। तो इस प्रॉब्लम के अनुसार कोई भी पार्टनरशिप अग्रीमेंट नहीं किया गया है, इसलिए प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट या बांटते समय दोनों पार्टनरों के बीच डिस्प्यूट या विवाद हो गया है। इसलिए हमें हर्षद और धीमन के बीच हुए डिस्प्यूट या विवाद को सुलझाना है और हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को भी प्रिपेयर करना है। तो इस डिस्प्यूट या विवाद के अनुसार पार्टनर हर्षद ने ये दावा किया है कि उन्हें 10% पर एनम के हिसाब से उनके कैपिटल और उनसे दिए गए लोन पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए। इस डिस्प्यूट या विवाद को सुलझाने के लिए हम प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट रिलेवेंट फॉर अकाउंटिंग को गाइडलाइंस यानी कि दिशा निर्देशक के रूप में लेते हैं। तो इस एक्ट के अनुसार अगर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं कहता है तो कैपिटल पर कोई भी इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है और लोन पे करने का इंटरेस्ट होगा 6% पर एनम के हिसाब से। तो अगर हम इन प्रोविजंस को कंसिडर करेंगे तो कैपिटल पर इंटरेस्ट होगा 0% और लोन पर इंटरेस्ट होगा 6%। लेकिन पार्टनर हर्षद का ये दावा है कि उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट 10% होना चाहिए और उनसे दिए गए लोन पर भी इंटरेस्ट 10% होना चाहिए। तो हम ये तय करते हैं कि उनका दावा इनवैलिड यानी कि अमान्य है। अब हर्षद से किए गए दूसरे दावे को लेकर आगे बढ़ते हैं।
इस दावे में हर्षद ने ये दावा किया है कि प्रॉफिट्स को कैपिटल के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट या बांटना चाहिए। लेकिन हमें पता है कि अगर पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट्स को बांटने के बारे में कुछ भी नहीं बताता है, तो हम ये तय करेंगे कि प्रॉफिट्स को पार्टनरों के बीच में समान अनुपात में बांटना चाहिए। हमें प्रॉब्लम में ये दिया है कि इन पार्टनरों से कंट्रीब्यूट या योगदान किए गए कैपिटल्स है 4 लाख रुपीस और 1 लाख रुपीस। इसलिए हर्षद के दावे के अनुसार प्रॉफिट्स को 4 लाख इज टू 1 लाख के रेशियो या अनुपात में बांटना चाहिए। अगर हम 4 लाख के 5 zeros को 1 लाख के 5 zeros के लिए कैंसिल करेंगे तो हमें 4:1 रेशियो मिलता है। लेकिन प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार ये रेशियो 1:1 होना चाहिए। इसलिए हर्षद से किया गया दूसरा दावा भी इनवैलिड या अमान्य है। इसके साथ हमने पार्टनर हर्षद से किए गए दोनों दावों की वैलिडेशन पूरा कर दिया है। अब हम पार्टनर धीमन द्वारा किए गए दावों की वैलिडिटी चेक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इनका पहला दावा यह है कि प्रॉफिट्स को समान के रूप में डिस्ट्रीब्यूट या बांटना चाहिए। हमने अभी अभी देखा है कि प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार अगर पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं कहता है, तो प्रॉफिट को समान अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट या बांटना चाहिए। तो पार्टनर धीमन द्वारा किया गया यह पहला दावा वैलिड है। अब अपने दूसरे दावे में पार्टनर धीमन ये क्लेम करता है कि उनको हर महीना 2000 रुपीज़ रेम्यूनरेशन के रूप में मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पार्टनर हर्षद के एब्सेंस या अनुपस्थिति में बिजनेस को संभाला है। प्रॉब्लम के अनुसार पार्टनर हर्षद कुछ बीमारी के कारण कुछ समय के लिए बिजनेस से दूर रहे थे। अब हमें पता है कि प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार अगर पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स के रेम्यूनरेशन के बारे में कुछ भी नहीं कहता है, तो पार्टनर्स को कोई भी रेम्यूनरेशन पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए पार्टनर धीमन द्वारा किया गया ये दूसरा दावा इनवैलिड है। इसके साथ हमने इस दूसरे दावे की वैलिडिटी को चेक करना पूरा कर दिया है। अब पार्टनर धीमन द्वारा किए गए तीसरे दावे को लेकर आगे बढ़ते हैं। इस दावे के अनुसार कैपिटल और लोन पर इंटरेस्ट 6% पर एनम होनी चाहिए। हमने अभी अभी देखा है कि अगर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर साइलेंट है, तो कैपिटल पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है और लोन पे इंटरेस्ट होगा 6% पर एनम के रेट के हिसाब से। इसलिए इस दावे के पहले भाग जो कैपिटल पर इंटरेस्ट क्लेम करता है वो इनवैलिड है, और इस दावे का दूसरा भाग जो ये दावा करता है कि 6% पर एनम के रेट के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना चाहिए वो वैलिड है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि पार्टनर धीमन द्वारा किया गया ये दावा पार्शियली यानी कि आंशिक रूप से वैलिड है। तो इसके साथ हमने प्रॉब्लम का उस भाग जिसमें हमें पार्टनर हर्षद और धीमन के बीच में हुए डिस्प्यूट या विवाद को सेटल यानी कि सुलझाना है, उसको पूरा कर दिया है। अब हम प्रॉब्लम के दूसरे भाग जिसके अनुसार हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करना है, उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। हमें प्रॉब्लम में ये दिया है कि अकाउंटिंग पीरियड के अंत में बिजनेस से कमाए गए प्रॉफिट्स हैं 1,80,000 रुपीज़। जैसा कि हमें पता है, बिजनेस से कमाया गया प्रॉफिट कुछ और नहीं बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक क्रेडिट बैलेंस है। अब इस प्रॉफिट को पार्टनरों के बीच में बांटने के लिए सबसे पहले हमें इस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहिए। साथ ही साथ में क्योंकि हम इस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाहर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ऐसी बात है जिसे हम ध्यान में रखना चाहिए। प्रॉब्लम में ये कहा है कि पार्टनर हर्षद ने बिजनेस को 1 लाख रुपए का लोन दिया है, इसलिए हमें इस लोन पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहिए और इस इंटरेस्ट ऑन लोन को प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज करना चाहिए, यानी कि हमें इस इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंट को प्रॉफिट से घटाना चाहिए। उसके बाद ही बचे हुए प्रॉफिट को पार्टनरों के बीच बांटना चाहिए। अब क्योंकि इस इंटरेस्ट ऑन लोन को लेकर कुछ डिस्प्यूट हुआ है, हम ये मान ले सकते हैं कि इस इंटरेस्ट ऑन लोन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंसिडर नहीं किया था। लेकिन प्रॉब्लम के अनुसार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो पहले ही प्रिपेयर किया गया है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? इस मामले में प्रॉफिट को सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बजाय हम प्रॉफिट को पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे। इस अकाउंट में हम इंटरेस्ट ऑन लोन को भी पोस्ट करेंगे और उसके बाद रिजल्टिंग प्रॉफिट को पार्टनरों के बीच बांटना चाहिए। अब क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप में नहीं है,
चलो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से संबंधित डेबिट एंट्री को छोड़ देते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से संबंधित क्रेडिट एंट्री को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में पोस्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि अब तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को प्रिपेयर नहीं किया है, चलो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले टाइटल लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। उसके बाद डेबिट और क्रेडिट साइड्स को डिजिग्नेट करने के लिए डीआर और सीआर हेडर्स लिखते हैं। उसके बाद हम अलग अलग कॉलम्स बनाएंगे। डेबिट साइड के कॉलम्स होंगे पर्टिकुलर्स और अमाउंट इन रुपीस। उसी तरह क्रेडिट साइड पर भी हम यही कॉलम्स लिखेंगे। अब हम क्रेडिट साइड पर पर्टिकुलर्स कॉलम में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं। ये इंडिकेट या सूचित करता है कि हम प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। उसके बाद क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में प्रॉफिट अमाउंट 1,80,000 रुपीज़ को लिखते हैं। इसके साथ हमने प्रॉफिट अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब चलो इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस कैलकुलेशन का हेडर लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। ये हेडर ये इंडिकेट या सूचित करता है कि आगे वाला कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन लोन से संबंधित है। अब जैसा कि हमने प्रॉब्लम में पहले ही देख चुके हैं, पार्टनर हर्षद ने फर्म को 1 लाख रुपीज़ का लोन दिया है। अब पार्टनर हर्षद से दिए हुए लोन पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए उसके लोन अमाउंट 1 लाख रुपीज़ को रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि 6/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे हमें पार्टनर हर्षद द्वारा दिए हुए लोन पर ईयरली इंटरेस्ट यानी कि 1 साल का इंटरेस्ट मिलता है। अब जैसा कि आप पहले ही नोटिस किए होंगे, इस प्रॉब्लम में ये दिया है कि फर्म को ये लोन अक्टूबर 1 के दिन मिला है और इस अकाउंटिंग पीरियड अगले साल के मार्च 31 को समाप्त हो रहा है। तो जैसा कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी साल के अक्टूबर 1 से दूसरे साल के मार्च 31 तक बीता हुआ समय होगा 6 मंथ्स, है ना? इसलिए हम इस इंटरेस्ट को सिर्फ 6 मंथ्स के समय के लिए कंसिडर करना चाहिए। इसलिए इस ईयरली इंटरेस्ट को 6/12 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे हमें 6 मंथ्स के लिए लोन पे इंटरेस्ट मिलता है। अब चलो 100 के 2 ज़ीरोज़ को 1 लाख रुपीज़ के 2 ज़ीरोज़ के लिए कैंसिल करते हैं। अब चलो 6 से कैंसिल करते हैं। 6 1 ज़ार 6 2 ज़ार। अब 2 से एक और बार कैंसिल करते हैं। 2 1 ज़ार 2 3 ज़ार। अब बचे हुए 1000 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 3000 रुपीज़। ये है पार्टनर हर्षद से लिए हुए लोन पर 6 महीनों का इंटरेस्ट। अब इस इंटरेस्ट ऑन लोन को लेजर अकाउंट्स में पोस्ट करने के लिए हमें पार्टनर हर्षद के लिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट को डेबिट करना है। अब पार्टनर हर्षद को ये इंटरेस्ट पे करना बिजनेस की लायबिलिटी है, इसलिए इससे संबंधित क्रेडिट एंट्री पार्टनर हर्षद के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होगी। अब क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप में नहीं है, हम इन एंट्रीज को इन अकाउंट्स में पोस्ट नहीं करेंगे। मेरा मतलब यह है कि हकीकत में इन एंट्रीज को इन अकाउंट्स में पोस्ट करना चाहिए, लेकिन वो हम यहाँ पर बता नहीं रहे हैं और हम ये मानकर आगे बढ़ते हैं कि इन एंट्रीज इन अकाउंट्स में पोस्ट हो चुके हैं। अब इन एंट्रीज को ये अकाउंट्स में पोस्ट करने के बाद हमें पार्टनर्स के लोन पर इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। और आप याद रखें कि आइडियली हमें इस अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहिए था, लेकिन ये अमाउंट वहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। इसलिए क्योंकि हम इस अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करने के बाद डील कर रहे हैं, हम इस अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वरना हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहिए था। एनीवे, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। एक और बात ध्यान में रखें कि क्योंकि हमने इंटरेस्ट ऑन लोन को इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट के डेबिट साइड पर पोस्ट किया है, इसलिए हम इस अमाउंट को इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पर ही ट्रांसफ़र करेंगे। इसके साथ क्योंकि हम इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंट को इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट के बाहर मूव कर रहे हैं, हमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट में इस अमाउंट को क्रिएट करना चाहिए। लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप में नहीं है, हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट से संबंधित क्रेडिट एंट्री को छोड़कर
सीधे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से संबंधित डेबिट एंट्री को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में पोस्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर पर्टिकुलर्स कॉलम में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट लिखते हैं। इसके बाद पार्टनर हर्षद के लोन अमाउंट पर इंटरेस्ट जो कि 3000 रुपीज़ है उसको लिखते हैं। आपको ये बात ध्यान में होना चाहिए कि इस प्रॉब्लम में ये दिया है कि सिर्फ पार्टनर हर्षद ने लोन दिया है, पार्टनर धीमन ने कोई भी लोन दिया नहीं। इसलिए चलो इन सारे लोन्स पर इंटरेस्ट जो कि 3000 रुपीज़ के बराबर की है उसको डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। इसके साथ हमने पार्टनर हर्षद के लोन पर जो भी इंटरेस्ट देना था उसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में पोस्ट कर दिया है। अब क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में पोस्ट करने के लिए कोई और एंट्री नहीं है, चलो प्रॉफिट का बैलेंस अमाउंट जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहिए उसको कैलकुलेट करते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल है 3000 रुपीज़। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल है 1,80,000 रुपीज़। क्रेडिट साइड वाला टोटल 1,80,000 रुपीज़ से अगर हम डेबिट साइड वाला टोटल 3000 रुपीज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलते हैं 1,77,000 रुपीज़। ये वो प्रॉफिट अमाउंट है जिसको हमें पार्टनरों के बीच बांटना है। तो इस प्रॉफिट को पार्टनरों के बीच डिस्ट्रीब्यूट या बांटने के लिए हमें इस प्रॉफिट के बैलेंस अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहिए। साथ ही साथ में क्योंकि हम इस प्रॉफिट अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से मूव कर रहे हैं, हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। इसलिए सबसे पहले डेबिट एंट्री को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में पोस्ट करते हैं। सबसे पहले डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखते हैं। उसके बाद 1,77,000 रुपीज़ के बराबर का प्रॉफिट अमाउंट जिसको हम ट्रांसफ़र करने वाले हैं उसको लिखते हैं। इसके साथ हमने प्रॉफिट अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर से संबंधित डेबिट एंट्री को पोस्ट कर दिया है। चलो अब इससे संबंधित क्रेडिट एंट्री को देखते हैं। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया है, हमें इस ट्रांसैक्शन से संबंधित क्रेडिट एंट्री को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट करना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमने अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर नहीं किया है, इसलिए चलो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले टाइटल को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कहकर लिखते हैं। उसके बाद डेबिट और क्रेडिट साइड्स को डिजिग्नेट करने के लिए डीआर और सीआर हेडर्स लिखते हैं। अब हम कुछ अलग अलग कॉलम्स बनाएंगे। डेबिट साइड के कॉलम्स होंगे पर्टिकुलर्स और अमाउंट इन रुपीस। क्रेडिट साइड पर भी यही कॉलम्स होंगे। उसके बाद क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि पार्टनरों को बांटने वाले प्रॉफिट के बैलेंस अमाउंट को हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। उसके बाद प्रॉफिट के बैलेंस अमाउंट 1,77,000 रुपीज़ को क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। अब अगर आप इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखेंगे तो हमें यह पता चलता है कि पार्टनर्स सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इत्यादि से संबंधित कोई एंट्री नहीं है। तो ये अमाउंट पार्टनरों के बीच में बांटने वाले प्रॉफिट को बताता है। इसके साथ हमने प्रॉब्लम में ये तय किया है कि प्रॉफिट्स को पार्टनरों के बीच में समान अनुपात यानी कि इक्वल रेशियो में बांटना है। तो चलो अब हर एक पार्टनर को बांटने के प्रॉफिट अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं प्रॉफिट शेयरिंग। ये हेडिंग ये इंडिकेट करता है कि आगे वाला कैलकुलेशन प्रॉफिट को पार्टनरों के बीच में बांटने से संबंधित है। अब क्योंकि इस प्रॉफिट को पार्टनरों के बीच समान अनुपात में बांटना चाहिए, चलो इस टोटल प्रॉफिट अमाउंट 1,77,000 रुपीज़ को पार्टनरों की कुल संख्या जो कि 2 है उससे डिवाइड करते हैं। अगर हम इस रेशियो को 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 1s are 2 88,500 are। तो अब हर पार्टनर का प्रॉफिट में हिस्सा होगा 88,500 रुपीज़। अब इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए। अब क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप में नहीं है, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से संबंधित क्रेडिट एंट्री को छोड़कर सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से संबंधित डेबिट एंट्री को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट ट्रांसफर नाम का एक हेडर लिखते हैं। उसके बाद
पार्टनर हर्षद के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया प्रॉफिट शेयर अमाउंट 88,500 रुपीज़ को लिखेंगे। उसके बाद पार्टनर धीमंत के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया प्रॉफिट शेयर अमाउंट 88,500 रुपीज़ को लिखेंगे। उसके बाद ट्रांसफ़र किया गया टोटल प्रॉफिट अमाउंट 1,77,000 रुपीज़ को लिखते हैं। इसके साथ हमने पार्टनरों के बीच बांटने वाले प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने वाले एंट्रीज़ को पोस्ट कर दिया है। हकीकतन हमने इस प्रॉब्लम से संबंधित सारे एंट्रीज़ को पोस्ट कर दिया है और अब समय है टोटल्स करने का, अकाउंट्स को बैलेंस करने का और बुक्स को क्लोज करने का। चलो शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल है 1,80,000 रुपीज़। उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल है 1,80,000 रुपीज़। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बैलेंस हो गया है। चलो अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डील करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल है 1,77,000 रुपीज़। उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल है 1,77,000 रुपीज़। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बैलेंस हो गया है। इसके साथ हमने इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के अंत तक पहुंच चुके हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमने स्टूडेंट्स को इफेक्टिव और एफिशिएंट लर्निंग सॉल्यूशंस देने के लिए eduksit.com को स्टार्ट किए हैं। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हर नया वीडियो पब्लिश होते ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।